नमस्कार दोस्तों, श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में जो अपना फर्स्ट यूनिट है सेट के बारे में वो अपन पढ़ रहे थे। तो लास्ट जो लेक्चर हुआ था उसमें बहुत प्रकार के सेटों के बारे में पढ़ लिया था। पावर सेट भी पढ़ा था, यूनिवर्सल सेट भी पढ़ा था। सेट होते हैं, दो सेट होते हैं, वो समान कब होते हैं ये भी बताया था। समान सेट बताया था, तुल्य समुच्चय बताया था। उसके आगे आज अपने क्रमित युग्म के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है अपना वो है ऑर्डर्ड पेयर। इसको बोला जाता है क्रमित युग्म। क्या कहा जाता है? क्रमित युग्म। दोस्तों, जब मैं सेट पढ़ा रहा था तो सेट के अंदर मैंने ये बताया था कि मान लो कि भाई कोई सेट ए है, उसमें ए और बी दो एलिमेंट है, तो चाहे इसको ऐसे लिख दो या इसको ऐसे लिख लो, क्रम का महत्व नहीं होता था। इसमें क्रम का महत्व नहीं होता था। लेकिन क्रमित युग्म क्या है? देखो मैं लिखता हूं यहां दो अवयव स्मॉल ए व स्मॉल बी का क्रमित युग्म में, दो अवयव स्मॉल ए व स्मॉल बी का क्रमित युग्म में ये छोटे ब्रैकेट ए कोमा बी से दर्शाया जाता है। दो अवयव स्मॉल ए और स्मॉल बी का जो क्रमित युग्म है वो ए कोमा बी से दर्शाया जाता है। तथा क्रमित युग्म जो होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है, वो दोस्तों क्या दर्शाता है? कोई समतल है अपना एक्स वाई समतल। एक्स वाई समतल में अगर किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाना है तो आप लिखते हो ना, जैसे आप ऐसे बताते हो कि भाई ये कोई प्लेन है, इस पे 1,2, ये कोई पॉइंट है, पॉइंट की लोकेशन को बताते हो। तो ये जो लोकेशन को बताने के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रमित युग्म है। तो मैं लिखता हूं समतल में किसी बिंदु की स्थिति को, किसी बिंदु की स्थिति को समतल में किसी बिंदु की स्थिति को क्रमित युग्म की सहायता से, क्रमित युग्म की सहायता से दर्शाया जाता है, सहायता से दर्शाया जाता है। क्रमित युग्म की अगर प्लेन के अंदर किसी भी बिंदु की स्थिति को दर्शाएंगे तो क्रमित युग्म के सहायता से दर्शाया जाता है। तथा ए कोमा बी, अगर ए कोमा बी और बी को आगे करें अपन बी कोमा ए, कहने का मतलब अगर 1,2 है, अगर ये किसी पॉइंट की लोकेशन को दर्शा रहा है तो आप 2,1 कर दोगे तो ये एक अलग पॉइंट की लोकेशन है, ये अलग पॉइंट की लोकेशन है। तो ए कोमा बी बी कोमा ए के बराबर नहीं होता। तो मैं ऐसे लिख दूंगा ए कोमा बी व बी कोमा ए समतल में दोनों क्या है? समतल में दोनों अलग अलग पॉइंट्स की स्थिति को, अलग अलग बिंदुओं की स्थिति को, बिंदुओं की स्थिति को दर्शाते हैं। ए कोमा बी और बी कोमा ए है, वो दोनों अलग अलग पॉइंट की स्थिति को दर्शाते हैं। तो एक बार इतना उतारिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं एक नोट पॉइंट लिखना चाहूँ, नोट पॉइंट ये है कि दो क्रमित युग्म में कौन कौन से? ए कोमा बी व बी कोमा ए, दो क्रमित युग्म में ए कोमा बी व बी कोमा ए बराबर होते हैं यदि और केवल यदि और केवल यदि
अब जैसे दो क्रमित युग्म है, ए कोमा बी है और सी कोमा, सॉरी यहाँ पे दो क्रमित युग्म ए कोमा बी है और एक है सी कोमा डी, ये भी एक क्रमित युग्म है, ये भी एक क्रमित युग्म है। तो दोनों क्रमित युग्म बराबर कब होंगे? बराबर तब होंगे जब इस क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट तो इस क्रमित युग्म के पहले एलिमेंट के बराबर हो, कि ए बराबर तो सी हो और बी बराबर कितना होना चाहिए? डी। दो क्रमित युग्म ए कोमा बी और सी कोमा डी बराबर कब होते हैं? यदि और केवल यदि इस क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट इसके बराबर हो, ए बराबर सी और बी बराबर डी। ओके, एक डेफिनेशन आती है, अच्छा इतना उतारिए, फिर एक डेफिनेशन आती है क्रमित एन टुपल की परिभाषा आती है। क्या परिभाषा आती है दोस्तों? क्रमित एन टुपल। देखना आप, क्रमित एन टपल्स, क्रमित एन टपल। जैसे मान लो कि दो एलिमेंट है A1 A2, इसको तो बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अगर तीन एलिमेंट हो जाए A1 A2 A3, अगर तीन एलिमेंट हो जाए तो दोस्तों इसको बोला जाता है थ्री टपल, थ्री टपल्स। अगर चार हो जाए तो फोर टपल, और दो एलिमेंट हो जाए तो उसको या तो टू टपल बोल दो, या फिर अगर टू एलिमेंट होते हैं क्रमित युग्म में तो उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको क्या कह दिया जाता है? ऑर्डर्ड पेयर कह दिया जाता है। तो दो एलिमेंट है तो या तो टू टपल बोल दो या ऑर्डर्ड पेयर, तीन एलिमेंट है तो थ्री टपल, फोर एलिमेंट है तो फोर टपल। तो मैं क्रमित एन टपल की बात करूं तो मैं लिखता हूं कि यदि A1 A2 AN आदि n अवयव हो तो, n अवयव हो तो जो क्रमित एन टपल बनेगा, क्रमित एन टपल्स, वो क्या बनेगा? A1 A2 A3। भाई क्रम का महत्व होता है इसमें, AN, इसमें क्रम का महत्व होता है, इस कारण इसको क्रमित बोला जाता है। इतनी चीज़ें उतारिए दोस्तों। ऑर्डर्ड पेयर की मैंने बारे में बताया कि भाई दो एलिमेंट अगर आपके पास A और B हैं तो इनका ऑर्डर्ड पेयर A, B से दर्शाया जाता है। ये क्रमित युग्म क्या होता है? अगर आपको कोई पूछ ले कि क्रमित युग्म क्या होता है तो आपको बताना है कि क्रमित युग्म जो होता है वो समतल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाता है। अब जैसे समतल में 1,2 पॉइंट है और 2,1 पॉइंट है, दोनों पॉइंट अलग अलग है ना, तो इसका मतलब A, B और B, A क्या होते हैं? दो अलग अलग बिंदुओं की स्थिति को दर्शाते हैं। अब जैसे दो क्रमित युग्म है A, B और C, D, अब ये दोनों बराबर तभी होते हैं जब दोनों क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट बराबर हो और दूसरा एलिमेंट बराबर हो। और एक क्रमित एन टपल की परिभाषा बताइए, एन टपल में क्या n एलिमेंट होते हैं। तो इतना उतारिए, फिर इसके आगे मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताऊंगा कि क्रमित युग्मों का गुणनफल। देखना है एक बार, थोड़ा फोकस आ रहा है। ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया अपना। सब ठीक है। चलो अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। हटा देता हूं फिर मैं इसको, आप वीडियो को रोक कर देख लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलो ठीक है।
अब जो अगला टॉपिक है वो क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है देखना। माना कि कैपिटल ए व कैपिटल बी दो समुच्चय हैं। माना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, दो समुच्चय हैं। तब इनका कार्तीय गुणनफल, माना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी, माना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो सेट हैं, तब इनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी से दर्शाया जाता है। तब इनका कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी से दर्शाया जाता है तथा निम्न प्रकार परिभाषित है। भाई दर्शाएंगे तो ए क्रॉस बी से, और निम्न प्रकार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? ए क्रॉस बी में दोस्तों जो एलिमेंट आते हैं, ए क्रॉस बी में एलिमेंट आते हैं वो क्रमित युग्म आते हैं। ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आते हैं वो ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट आते हैं। जहाँ पहला एलिमेंट होता है क्रमित युग्म का वो तो पहले सेट का होता है, जहाँ पहला एलिमेंट होता है वो तो पहले सेट का होता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है। क्या बोला मैंने? ए क्रॉस बी में ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट आते हैं, जहाँ क्रमित युग्म का पहला एलिमेंट ए का होता है और दूसरा एलिमेंट बी का होता है। ये कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इतना उतारिए, फिर अपन इसको एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि दो सेट लेंगे और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो इतना उतारिए फ्रेंड्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, मान लो एक सेट ए लेता हूं जिसमें तो 1 और 2 दो एलिमेंट हैं, और एक सेट बी लेता हूं उसमें ए बी सी 3 एलिमेंट हैं। कैपिटल ए में तो 1 2 दो एलिमेंट और कैपिटल बी में 3 एलिमेंट हैं। आप ए क्रॉस बी करोगे, ए का बी से करोगे, तो बताओ ए क्रॉस बी में जो क्रमित युग्म आएंगे उसमें पहला एलिमेंट तो ए का है, तो 1 तो पहले ए के साथ आ जाएगा, तो 1A 1B और 1C। 1 ए के साथ गया, 1 बी के साथ गया, 1 सी के साथ। फिर 2 को भी ऐसे ही करो, 2A 2B 2C। ए क्रॉस बी निकाल लिया। अगर दोस्तों बी क्रॉस ए निकालने की जरूरत पड़े, बी क्रॉस ए, तो देखिए बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट किसका आएगा? बी का, और पीछे वाला एलिमेंट किसका आएगा? ए का। तो बी का पहले एलिमेंट उठाओ ए, तो बी को पहले तो 1 के साथ लिखो, सॉरी ए को उठाया A1 और A2, A1 और A2। ऐसे ही बी को ले लो, B1 B2। ऐसे ही सी को ले लो, C1 C2। ये आ गया। यह आपने ए क्रॉस बी परिभाषित किया, यह आपने बी क्रॉस ए परिभाषित किया। लेकिन एक चीज देखिए दोस्तों, ये 1,2 और ये 1,A और A,1 ये दोनों अलग अलग पॉइंट की लोकेशन को दर्शाते हैं, तो ये दोनों अलग हैं। इसी प्रकार ये दोनों भी अलग हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए।
ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन कर रहे हैं ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूट नहीं करता है। आप ए को बी से करोगे तो कुछ अलग रिजल्ट आता है और बी को ए से करोगे तो कुछ अलग रिजल्ट आता है, ये कम्यूट नहीं करता है। तो आप इस एग्जाम्पल को भी उतार लीजिए। फिर दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं 2-3 नोट पॉइंट पे आपको लिखाऊंगा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन काउंट करें तो कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अब अपन। अब नोट पॉइंट देखना एक बार आप। या नोट पॉइंट से पहले एक एग्जाम्पल और लिख लूँ मैं। देखना एक एग्जाम्पल है जिसे 1 2 2 3 1 2 3 एक एग्जाम्पल और है, इंपॉर्टेंट है। देखना अगर जैसे अभी तो मैंने 2 सेटों को गुणा करना सीखा है, और अगर 3 सेट हो, मान लो ए में तो 1 2 एलिमेंट है, बी में एलिमेंट है 3 4 और सी में एलिमेंट है ए बी सी। ये है ए बी सी, अपने 3 सेट है, इनको गुणा करना है, आपको निकालना है। देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये निकालना है। ओके, तो देखिए दोस्तों, आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे तो बताओ एलिमेंट कैसे होंगे, 3 टपल के रूप में होंगे। पहले ए का पहला एलिमेंट 1, फिर बी का पहला एलिमेंट 3 और सी का पहला एलिमेंट ए। ठीक है, अब क्या करो, 1 3 को तो फिक्स करो, इनको चेंज करते जाओ तो 3 एलिमेंट बन के आ जाएंगे यहाँ से। कैसे, ये तो क्रमिक युग्म का पहला एलिमेंट, ऐसे 1 3 बी और 1 3 सी। तो 1 को 3 को फिक्स किया तो 3 एलिमेंट हो गए। अब देखो, इस 1 को तो फिक्स करो और इस 3 की जगह 4 कर दो तो 1 4 ए, तो पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का और तीसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए, सी का। तो 1 4 ए 1 4 बी 1 4 सी, ऐसे 3 एलिमेंट बन गए। अब ये जो 1 फिक्स कर रखा था ना इनमें, उनकी जगह 2 फिक्स कर दो, यहाँ 2 लो, यहाँ 3 लो फिर, और वापस ए ले लो। 2 3 ए 2 3 बी 2 3 सी। इसको 2 को फिक्स किया तो 2 3 ए 2 3 बी और 2 3 सी, ये हो गया। अब दोस्तों ये 2 है, अब यहाँ 4 को लो तो 2 4 ए 2 4 बी और 2 4 सी। इस प्रकार से अपन ने ए क्रॉस बी क्रॉस सी किया है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अंदर दोस्तों जो एलिमेंट आएंगे वो 3 टपल्स के रूप में आएंगे। पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट सी का होना चाहिए। ए का एलिमेंट आपने 1 फिक्स किया, बी का एलिमेंट आपने 3 फिक्स किया, उसके बाद में आप इनको चेंज करते जाओ तो 1 2 3 एलिमेंट बन गए। दोबारा देखना, ए का एलिमेंट 1 फिक्स किया, बी का एलिमेंट 4 फिक्स किया और फिर ए बी सी को चेंज करते जाओ तो 3 एलिमेंट ये बन गए। अब जैसे ये एलिमेंट बने हैं, इनमें 1 की जगह 2 लोगे तो 3 एलिमेंट और बन जाएंगे ऐसे। तो कुल मिला के दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि अगर ए के अंदर आपने 2 एलिमेंट लिए, बी में आपने 2 एलिमेंट लिए और सी में आपने 3 एलिमेंट लिए। अगर ए में 2 एलिमेंट लिए, बी में भी 2 एलिमेंट लिए और सी में कितने एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट लिए, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 एलिमेंट बन गए। तो नोट पॉइंट के अंदर मैं लिखा दूंगा। तो एक बार इस एग्जाम्पल को उतारना, नोट पॉइंट्स जो चलेंगे उसमें पहला नोट पॉइंट क्या है,
पहला नोट पॉइंट यही बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किस प्रकार होंगे। मैं मान लेता हूं दोस्तों, यदि जैसे ए सेट है, ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट m है मान लो, और दूसरा सेट बी है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n है। ये देखो, ये किसको दर्शाता है, ये किसी भी सेट की कार्डिनलिटी को दर्शाता है, उसको गणनीयता बोला जाता है हिंदी में। और गणनीयता क्या होती है भी, किसी भी सेट की, किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो उसकी गणनीयता को दर्शाता है। तो ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में n एलिमेंट है, तो आप a क्रॉस b करोगे, a क्रॉस b करोगे तो कितने एलिमेंट आएंगे, mn। a क्रॉस b करने से mn एलिमेंट आएंगे, और b क्रॉस a करने से भी कितने एलिमेंट आएंगे, mn। जैसे अभी एक एग्जांपल कर रहे थे, उसमें ए सेट में 2 एलिमेंट थे, बी सेट में 3 एलिमेंट थे, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आए थे ना। तो ए क्रॉस बी में ये जो मापांक लग रहा है, इसका मतलब मापांक नहीं है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, इसको गणनीयता बोला जाता है। अभी लिखा दूंगा इसकी परिभाषा अलग से। तो mn हो गया और बी क्रॉस ए भी कितना हो गया, mn। इतना उतारिए आप, शायद गणनीयता की परिभाषा पहले मैंने बता दी थी, तो देख लीजिए आप। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो दोस्तों बताइए, ओके। अगर नहीं भी बताई थी तो देख लो। गणनीयता की परिभाषा, गणनीयता इसको बोला जाता है कार्डिनलिटी। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है, किसी सेट ए में उपस्थित, किसी सेट ए में उपस्थित अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, किसी सेट ए में उपस्थित अवयवों की संख्या उसकी गणनीयता कहलाती है, उसकी गणनीयता कहलाती है। यदि सेट ए में, यदि सेट ए में n एलिमेंट उपस्थित हैं, n अवयव उपस्थित हैं, तो अगर सेट ए में n एलिमेंट उपस्थित है तो पता है इसको कैसे दर्शाया जाता है, a बराबर n। ये गणनीयता को दर्शाने का तरीका है। तो सेट ए में अगर m एलिमेंट हो, सेट बी में n एलिमेंट हो, तो a क्रॉस b में भी mn होते हैं और b क्रॉस a में भी mn होते हैं। इतना उतारिए दोस्तों आप। ये गणनीयता की जो परिभाषा है इसको भी उतार लो आप, कि सेट ए में उपस्थित अवयवों की संख्या है वो उसकी गणनीयता कहलाती है। अगर सेट ए में n एलिमेंट है तो उसकी गणनीयता को ऐसे दर्शाया जाता है, इसको कार्डिनलिटी से लिखते हैं। तो पहला नोट पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा नोट पॉइंट ये है कि दोस्तों की सेट ए और सेट बी में मान लो कि कोई भी एक सेट है वो एम्प्टी सेट है, कोई भी एक सेट क्या है, एम्प्टी सेट है। देखना, इसको हटा रहा हूं मैं। ये तो एक नोट पॉइंट हो गया जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में। दूसरा नोट पॉइंट जो है वो क्या है, यदि सेट ए या सेट बी में, सेट ए या सेट बी में, समुच्चय ए या समुच्चय में कोई भी एक समुच्चय, इन दोनों समुच्चयों में कोई भी एक समुच्चय, यदि सेट ए और सेट बी में कोई भी एक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय हो, तो यदि सेट ए और सेट बी में कोई भी एक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो तो ए क्रॉस बी बनेगा। अब देखो, मान लो कि सेट ए के अंदर तो मान लो अपनी मर्जी से कि 2 एलिमेंट है, और सेट बी है वो क्या है, फाई। ए में तो 2 एलिमेंट है और बी क्या है, फाई। ए क्रॉस बी में आप पहला एलिमेंट लिखोगे वो ए का लिखोगे, ए का पहला एलिमेंट 1 लिख लिया। अब बी का एलिमेंट लिखो आप, क्रमित युग में लिखेंगे तो दूसरा एलिमेंट बी का चाहिए। बी में कोई एलिमेंट है क्या, बी में तो एलिमेंट ही नहीं है कोई,
आप देखो ना भाई, ए क्रॉस बी निकाल रहे हो तो पहला एलिमेंट आपने ए का ले लिया, दूसरा एलिमेंट बी का लेना पड़ेगा, लेकिन बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो बताओ आप ए क्रॉस बी का क्या एक भी एलिमेंट लिख सकते हो क्या? ए क्रॉस बी का तो आप एक भी एलिमेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो मैं बोल दूंगा कि ए क्रॉस बी होगा वो भी फाई होगा। ए क्रॉस बी में आप एक भी एलिमेंट नहीं लिख सकते। अगर मान लो ए और बी में कोई भी एक रिक्त है तो ए क्रॉस बी भी फाई होगा, तथा बी क्रॉस ए बी कितना होगा? बी क्रॉस ए बी फाई होगा। तो दोनों सेट में ए और बी में अगर कोई भी एक सेट भी ऐसा है जो एम्प्टी है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, तो उनको फाई से दर्शाते हैं। तीसरा नोट पॉइंट दोस्तों ये है कि दोनों सेट में एक सेट तो इनफाइनाइट सेट है और दूसरा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। देखना, यदि दो समुच्चयों कैपिटल ए व कैपिटल बी में, यदि दो समुच्चयों कैपिटल ए व कैपिटल बी में कोई भी एक समुच्चय है, दो समुच्चय कैपिटल ए व कैपिटल बी में कोई भी एक समुच्चय अपरिमित, कोई भी एक समुच्चय अपरिमित इनफाइनाइट, वह दूसरा समुच्चय कोई दो सेट हैं ए और बी, उसमें दो सेट हैं ए और बी, उनमें एक समुच्चय तो इनफाइनाइट है और दूसरा सेट अरिक्त परिमित बोले तो इसको ब्रैकेट में बोले तो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी में कोई भी एक समुच्चय तो इनफाइनाइट और दूसरा समुच्चय अरिक्त परिमित समुच्चय हो, तब ए क्रॉस बी व बी क्रॉस ए दोनों अपरिमित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अपरिमित होते हैं। क्या कहना चाहता है दोस्तों ये? मान लो कि एक सेट ए है, ए तो फाइनाइट है, ए में तो आपने ए और बी लिख लिया, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, और दूसरा सेट है बी बराबर एन बोले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक तो सेट है वो होना चाहिए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट और दूसरा जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट होना चाहिए। तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। आप ए क्रॉस बी करो, ए क्रॉस बी में पहला एलिमेंट ए का तो वो ए सबके साथ आएगा, A1 A2 ऐसे चलता रहेगा, और फिर बी आएगा B1 B2 ऐसे चलता रहेगा। ये भी ए क्रॉस बी किया ना तो ए का पहला एलिमेंट इन सबके साथ क्रमित युग्म बनाएगा, बी का पहला एलिमेंट बी का दूसरा एलिमेंट भी क्रमित युग्म बनाएगा। तो बताओ ए क्रॉस बी क्या हो गया? ए क्रॉस बी क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। और ऐसे ही अगर आप बी क्रॉस ए निकाल लो वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट सेट। तो दोस्तों ये जो नोट पॉइंट है वो तो ये बताता है कि सेट ए और सेट बी में अगर मान लो कि कोई भी एम्प्टी सेट होता है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हैं वो दोनों क्या होते हैं? फाई होते हैं। ये नोट पॉइंट ये बताता है कि दो सेट ए और बी हैं, दो सेट जो ए और बी हैं, इन दोनों सेटों में अगर एक सेट तो इनफाइनाइट सेट है और दूसरा सेट जो है वो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, तो इनका जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे वो हमेशा कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। इतना देखिए दोस्तों, फिर इसके आगे वेन आइलर आरेख वगैरह के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप, उसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। इसके आगे वेन आइलर आरेख चलेगा अपना।
ओके फ्रेंड्स, अपन आगे बढ़े। देखो अब अगला जो टॉपिक है अपना वेन आइलर आरेख। वेन आइलर आरेख, वेन आइलर आरेख, वेन आइलर्स डायग्राम, वेन आइलर आरेख। क्या होता है दोस्तों, अपन ने पढ़ा था कि सार्वत्रिक समुच्चय होता है कैपिटल यू, ठीक है। तो सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू और उस सार्वत्रिक समुच्चय के जो सबसेट होते हैं ना, उनके मध्य संबंध को दर्शाता है वेन आइलर आरेख। एक चीज तो ये। दूसरी चीज है दोस्तों कि वेन आइलर आरेख में जो सार्वत्रिक समुच्चय यू होता है उसको तो आयत के अंदर एक आयत होता है, उसके अंदर स्थित बिंदुओं के द्वारा, और जो उसके समुच्चय होते हैं उन्हें वर्तों के द्वारा या फिर समवर्त वक्रों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो एक बार मैं दर्शा के भी दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले तो परिभाषा लिख लेता हूं मैं कि वेन आइलर आरेख क्या होता है। वेन आइलर आरेख, वेन आइलर आरेख, वेन आइलर आरेख सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू व इसके उपसमुच्चयों, वेन आइलर आरेख है वो सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू व इसके उपसमुच्चयों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। वेन आइलर जो आरेख है वो सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू और जो इसके उपसमुच्चय होते हैं उनके मध्य जो संबंध होता है उसको व्यक्त करता है। वेन आइलर आरेख में, वेन आइलर आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू को वेन आइलर आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय कैपिटल यू को आयत के भीतर स्थित, आयत के भीतर या अंदर मान लो, आयत के भीतर स्थित बिंदुओं के द्वारा, आयत के भीतर स्थित बिंदुओं के द्वारा तथा कैपिटल यू के जो उपसमुच्चय होंगे, सार्वत्रिक समुच्चय के उपसमुच्चय तथा यू के उपसमुच्चयों को वृत्तों या तो सर्किल के द्वारा या समवर्त वक्रों, समवर्त वक्र बोले तो क्लोज्ड कर्व, जैसे कोई भी कर्व ऐसे 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 होता है ना, क्लोज कर्व है, इसको तो समवर्त वक्र बोला जाता है। और सर्किल ये बिल्कुल ऐसा, इसको सर्किल कहा जाता है। और ऐसे मान लो कि ऐसे घूम फिर के जो होता है उसको समवर्त वक्र होता है। तो मैंने बोला कि भाई वेन आइलर आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय यू को आयत के भीतर स्थित बिंदुओं द्वारा तथा यू के उपसमुच्चयों को वर्तों या समवर्त वक्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। ये सारी चीज आप जानते हो। जैसे वेन आइलर आरेख कभी भी लिखेंगे तो यहाँ कॉर्नर में यू लिख दिया जाता है। यू का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट। और यू के अंदर जो भी एलिमेंट हैं उनको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, वेन आइलर आरेख में यू सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के भीतर स्थित बिंदुओं द्वारा। तो ये एक आयत बना दो, इसके अंदर बहुत सारे बिंदु दर्शा दो। तो ये तो हो गए यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो गए, ये सारे के सारे तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हो गए। अब जैसे मैंने ये बनाया, इसको कैपिटल ए नाम दे दिया, और जैसे एक ये बनाया, इसको मैंने
कैपिटल बी नाम दे दिया। तो कैपिटल ए और कैपिटल बी किसके सबसेट हैं? कैपिटल ए और कैपिटल बी हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय यू के सबसेट हैं। और कैपिटल ए और कैपिटल बी में जो एलिमेंट आएंगे, देखो कैपिटल ए में ये एलिमेंट आ रहे हैं, कैपिटल बी में ये एलिमेंट आ रही हैं, ये किसके एलिमेंट आ रही है? सार्वत्रिक समुच्चय यू के ही आ रहे हैं ना। तो मैंने ये लिखा है कि जो वेन आयलर आरेख है वो सार्वत्रिक समुच्चय यू और इसके सबसेट के मध्य संबंध को बताता है। ये यू और ए और बी में ही तो संबंध को बता रहा है। इसके अलावा मैंने बताया कि वेन आयलर आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय यू को तो आयत के भीतर स्थित बिंदुओं द्वारा, देखो ये बिंदुओं द्वारा यू को तो, और तथा यू के जो भी सबसेट होते हैं उन्हें वर्तों के द्वारा दर्शा दो या फिर संवर्त वक्रों, संवर्त का मतलब क्या है? क्लोज्ड करो है, देखो ये क्लोज करो है ना, क्लोज का मतलब बंद हो जाना चाहिए, इनके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये वेन आयलर आरेख हो गया। अब सेट्स के ऊपर ऑपरेशन पढ़ेंगे जिनके अंदर अपन पढ़ेंगे यूनियन कैसे किया जाता है, इंटरसेक्शन कैसे होता है, दो सेट का डिफरेंस कैसे होता है, तो ये सब देखेंगे। तो एक बार इसको आप कॉपी कीजिए। इसको एक बार आप कॉपी कीजिए फ्रेंड्स। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। ठीक है, तो पढ़े आगे। ओके, देखिए दोस्तों, इसको हटा रहा हूं मैं। देखिए यहां तक का मैटर कवर होता है क्या, ये वो देख लेता हूं। डॉट दिख रहा है क्या? चलो ठीक है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक, समुच्चयों पर आधारभूत संक्रियाएं, आधारभूत संक्रियाएं, समुच्चयों पर आधारभूत संक्रियाएं। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको? फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन सेट्स। समुच्चयों पर आधारभूत संक्रियाएं, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अब समुच्चयों पे आधारभूत संक्रियाएं हैं, उसमें सबसे पहले दोस्तों अपन पढ़ेंगे पहला समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का संघ। इंग्लिश में बोला जाता है इसको यूनियन ऑफ सेट्स। इतना उतारिए। समुच्चयों का संघ आपने बहुत बार पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है, 12th क्लास में पढ़ा है और आप बहुत अच्छे से जानते भी हो इसके बारे में। तो समुच्चयों का संघ कैसे परिभाषित करेंगे? मान लेंगे कि ए और बी क्या है? दो सेट है। देखना मैं लिखता हूं, माना कैपिटल ए व कैपिटल बी दो समुच्चय हैं। माना कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है? दो समुच्चय हैं। तब इनका संघ, माना कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो समुच्चय हैं, तब इनका संघ ए यूनियन बी से दर्शाया जाता है। तब इनका संघ ए यूनियन बी से दर्शाया जाता है तथा ए यूनियन बी में
वे अवयव उपस्थित होते हैं, वे अवयव, तब इनका संघ ए यूनियन बी से दर्शाया जाता है तथा ए यूनियन बी में वे अवयव उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं जो या तो ए में है, या तो ए यूनियन बी में वे अवयव उपस्थित होते हैं जो या तो ए में उपस्थित है, जो या तो ए में उपस्थित है या बी में उपस्थित है, या बी में उपस्थित है, या फिर या दोनों समुच्चयों में उपस्थित है, दोनों समुच्चयों में उपस्थित है, या दोनों सेट में उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, समुच्चयों का संघ यूनियन ऑफ सेट्स, इसमें क्या होता है, मान लो कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो सेट है, तो इनका यूनियन होता है वो ए यूनियन बी से दर्शाया जाता है, और ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो या तो ए के अवयव है या फिर बी के अवयव है या फिर ए और बी दोनों में होते हैं, वो यूनियन में आते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अर्थात ए यूनियन बी में अगर एक्स एलिमेंट आ रहा है, ए यूनियन बी में अगर एक्स एलिमेंट आ रहा है, ए यूनियन बी में अगर एक्स एलिमेंट आ रहा है तो एक्स एलिमेंट या तो ए का होगा या फिर एक्स एलिमेंट बी का होगा। अब ए यूनियन बी में एक्स एलिमेंट आ रहा है तो एक्स एलिमेंट या तो ए का है या बी का है, या फिर इसी के अंदर या के अंदर दोनों भी शामिल है कि एक्स एलिमेंट आ रहा है तो एक्स या तो ए का है या बी का है, या फिर एक्स एलिमेंट दोनों में कॉमन है, वो भी इसमें आ गया। ये ए यूनियन बी लिखा जाता है। एग्जाम्पल, तो ये तो बहुत आसान है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है कि आपने ए बराबर मान लिया 1 3 5 7 9 ओड नेचुरल नंबर है, और बी बराबर माना 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर। आपने तो ओड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर, तो ए यूनियन बी करोगे तो बताओ फिर पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर का सेट आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक ही हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो सेट ए में मान लो कि एलिमेंट ले लिए 1 3 2 4, और सेट बी में एलिमेंट ले लिए 3 4 6 8, मन मर्जी से कुछ भी मान लो, दो सेट ले लिए। आप ए यूनियन बी लिखोगे तो देखो क्या आएगा, 1, फिर उसके बाद में 2 को लिख देता हूँ, 3 दोनों में कॉमन है, 3 को लिख दिया, फिर 4 कॉमन है, 4 भी लिख दिया, फिर 6 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया। तो कुल मिला के दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट आते हैं और बी के सारे एलिमेंट आते हैं, और जो कॉमन है वो भी आते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई, इसको उतारिए। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो दोस्तों बताइए आप। अगर मैं इसका वेन आइलर आरेख भी बनाना चाहूँ तो वो भी देखना एक बार कि इसका यूनियन का वेन आइलर आरेख, वेन आइलर आरेख, भाई प्रत्येक का वेन आइलर आरेख देखेंगे तो जो यूनियन का वेन आइलर आरेख है वो क्या है देखना। ये होता है, ये तो यूनियन। अब दो सेट ए और बी हैं, पहले तो यूनियन लिख देता हूँ यहाँ। मान लो सेट ये है ए और ये सेट मान लो बी। अगर दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन है, अगर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन है तो ये जो सर्किल है वो एक दूसरे को काटेंगे। अगर इनमें एलिमेंट कॉमन नहीं है तो ये सर्किल एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो बताओ यूनियन में कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे तो सारे ए के एलिमेंट, कंप्लीट तो ए के एलिमेंट, और कंप्लीट किसके एलिमेंट, बी के एलिमेंट। ये लिख दिया, सारे तो ए के एलिमेंट और सारे बी के एलिमेंट।
ये सारे के सारे जो एलिमेंट आते हैं वो किस में आएंगे, ए यूनियन बी में, और इसके एलिमेंट हो गए बाहर के हो गए। ये हो गया। तो ये ए यूनियन बी का वेन आइलर आरेख है, इसमें ए के सारे एलिमेंट आ गए, बी के आ गए, और दोनों के जो कॉमन है वो भी आ गए। इतना उतारिए दोस्तों। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप बताइए। आप वीडियो को रीस्टार्ट करके देख लिया करो। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। और ये सारी चीज़ें आपकी बहुत पहले पढ़ी हुई हैं छोटी क्लासों में, तो आपको डाउट तो वैसे ही नहीं होना चाहिए। अब कुछ वेन आइलर आरेख तो अपन ने पढ़ लिया यूनियन का। अब कुछ ऑपरेशन है वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ रिजल्ट हैं जो अपने को ध्यान रखना है। तो चलो फिर हटा देता हूँ मैं इसको। अब देखना, यदि कुछ रिजल्ट हैं जो देखो, यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी तीन समुच्चय हैं, यदि ए बी सी तीन समुच्चय हैं तो जो पहला रिजल्ट है वो देखना दोस्तों। अगर मान लो ए बी सी तीन सेट हैं तो जो ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आते हैं ना, अभी मैंने वेन आइलर आरेख से देखा था कि जो ए है वो सबसेट होता है किसका, ए यूनियन बी का, और इसके अलावा बी के भी सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में आते हैं, तो बी भी किसका सबसेट होता है, ए यूनियन बी का। तो पहला रिजल्ट तो यह है कि भाई ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। दूसरा दोस्तों, अगर आप किसी सेट का खुद के साथ ही यूनियन लोगे तो वापस वही आ जाएगा। अगर आप किसी सेट का उस सेट के साथ ही यूनियन ले रहे हो तो वापस वही आ जाएगा। तो इसको बोला जाता है वृक्षसम नियम, आइडमपोटेंट लॉ, हिंदी में बोला जाता है इसको वृक्षसम नियम, आइडमपोटेंट लॉ इंग्लिश में। अगर आप किसी सेट का फाई के साथ यूनियन लोगे तो वापस ए ही आएगा, आइडमपोटेंट लॉ। अगर कोई सेट है उस सेट का फाई के साथ यूनियन लोगे तो वापस वही सेट आ जाएगा, तो इसको बोला जाता है तत्समक नियम। क्या बोला जाता है, तत्समक नियम, तत्समक नियम। अरे तत्समक में ऐसे पढ़ा ना था, एलिमेंट और आइडेंटिटी, तो एलिमेंट आता है तो ए यूनियन फाई करने से वापस ए आएगा, तो ए के जैसा ही आ गया ना वापस, तो तत्समक उसके जैसा, इसको बोला जाता है आइडेंटिटी लॉ। ये हो गया। चौथा देखो दोस्तों, ए का यूनियन करो आप यूनिवर्सल के साथ। इस यू को बड़ा लिख रहा हूं मैं, इस यू का तो मतलब यूनियन और यू का मतलब यूनिवर्सल, सार्वत्रिक समुच्चय। तो बताओ फिर क्या आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय आएगा। तो ये क्या है, लिख देता हूं मैं, सार्वत्रिक समुच्चय। अगर ए का आप यूनियन करोगे यूनिवर्सल के साथ में तो अपना वापस यूनिवर्सल आएगा। पांचवा जो नियम है दोस्तों, ए यूनियन बी करोगे। अगर अपने पास दो सेट हैं ए और बी, तो आप ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, चाहे आप ए और बी का यूनियन निकालो, चाहे आप बी और ए का यूनियन निकालो, दोनों क्या आएंगे, बिल्कुल सेम आएंगे।
और इसको बोला जाता है क्रम विनिमयता नियम। क्या बोला जाता है? क्रम विनिमयता नियम। इंग्लिश में बोले तो कम्यूटेटिव नियम, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमयता नियम हो गया। ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए हो गया। 6 देखो दोस्तों, अगर आपने ए का बी के साथ यूनियन किया और फिर जो आया उसका सी के साथ यूनियन किया, आपने ए का बी के साथ यूनियन किया, फिर जो बना वो सी के साथ यूनियन किया। चाहे आप ए को आगे निकाल लो, पहले बी और सी का यूनियन कर लो और उसके बाद में ए का यूनियन कर लो। दोबारा देखो, आपने ए और बी का यूनियन किया, फिर जो बना उसका सी के साथ यूनियन कर दिया। यहाँ आपने बी और सी का पहले यूनियन किया और फिर इसका ए के साथ में यूनियन किया, तो भी जो मान होता है वो क्या होता है? बराबर। और इस नियम को बोला जाता है क्या? साहचर्यता नियम। क्या बोला जाता है? साहचर्यता नियम। इंग्लिश में बोला जाता है इसको एसोसिएटिव लॉ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यूनियन के ऊपर ये 5-6 जो नियम हैं वो मैंने बता दिए हैं। इनको आप नोट पॉइंट डाल के बना लेना। तो इस प्रकार से अपना यूनियन ऑफ टू सेट्स पूरा हो गया है। 2 समुच्चयों का यूनियन किसे कहते हैं ये पढ़ा, फिर उनका वेन आइलर आरेख सीखा, फिर उसके बारे में ये सारा अपन ने देखा है। एक बार देखिए आप इसको। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए दोस्तों आप। वृक्षसम नियम हो गया, आइडम्पोटेंट लॉ, तत्समक नियम हो गया, सार्वत्रिक नियम हो गया, क्रम विनिमयता नियम हो गया, साहचर्यता नियम हो गया। अब यूनियन तो अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। 2 समुच्चयों का इंटरसेक्शन, जिसको बोला जाता है सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स हटा देता हूं फिर मैं इसको। ओके दोस्तों, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को बताइए जो भी हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट से जुड़े हुए हैं उनको बताइए कि भाई श्याम एजुकेशन, जो श्याम एजुकेशन परिवार है अपना, वो आपके लिए फ्री यूट्यूब क्लासेस का अरेंजमेंट कर रखा है। तो इनको पढ़िए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी प्रॉपर एक मैथमेटिक्स की कॉपी बनाइए, उसमें आप नोट्स प्रिपेयर करिए। अब देखो, तो यूनियन के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया। अगला है 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? सर्वनिष्ठ को बोला जाता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, 2 समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन क्या होता है? सब जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाया जाता है और वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं। तो मैं लिख देता हूं, यदि कैपिटल ए व कैपिटल बी 2 समुच्चय हैं तो, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 समुच्चय हैं तो इनका सर्वनिष्ठ, अच्छा सर्वनिष्ठ आता है या सर्वनिष्ठ? सर्वनिष्ठ ही आता, सही है। यदि के कैपिटल ए और कैपिटल बी 2 समुच्चय है तो इनका सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाया जाता है। इनका सर्वनिष्ठ ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाया जाता है तथा
तथा इसमें वे अवयव उपस्थित होते हैं जो क्या है, जो दोनों समुच्चयों में उभयनिष्ठ हो। क्या बोला मैंने दोस्तों कि कैपिटल ए और कैपिटल बी दो सेट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी दो सेट है, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाया जाता है, और ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट में क्या है, कॉमन है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे, जैसे एक्स एलिमेंट आ रहा है तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स आएगा कि एक्स है वो ए में भी है एंड एक्स बी में भी है। अगर एक्स एलिमेंट है वो ए में भी है और एक्स एलिमेंट बी में भी है तभी इंटरसेक्शन में आएगा। इतना उतारिए दोस्तों। तो इसके बारे में आप पहले भी जानते थे। तो पहला जो चैप्टर है वो तो आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है कि दो समुच्चय कैपिटल ए और कैपिटल बी है तो इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी से दर्शाया जाता है, तथा वे अवयव उपस्थित होते हैं तो जो दोनों समुच्चय में क्या हो, कॉमन हो। और पहले तो यहाँ पे या आ रहा था ना, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू बी, यूनियन में तो वो आ रहा था, या को और भी बोल सकते हो आप, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या आएगा, एंड आएगा। एंड का मतलब ये है कि x एलिमेंट ए में है एंड x एलिमेंट बी में है, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। अगर कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों सेटों में एलिमेंट है तभी इंटरसेक्शन में आएगा, वरना इंटरसेक्शन में एलिमेंट नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो लेट, जैसे पहला एग्जाम्पल ए में तो वो अभी लिया था ना ओड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, और बी में इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 ये। तो ए इंटरसेक्शन बी में कोई एलिमेंट आया, नहीं आया, तो बताओ क्या लिख दूंगा, 5। ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना बन गया, 5। दूसरा जो है, मान लेते हैं कि ए में एलिमेंट हैं ए बी सी, और जो दूसरा सेट है बी उसमें एलिमेंट हैं बी सी डी ई, 4 एलिमेंट है। तो देन ए इंटरसेक्शन बी में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है बी और सी, वो आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने बताया है कि इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में एलिमेंट कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन बहुत पहले से जानते हैं। 11th क्लास में भी अपन ने ये सारा पढ़ा है, 12th क्लास में भी पढ़ा है, अब फर्स्ट ईयर में भी आ गया तो पढ़ना तो था ही अपने को। इस प्रकार से अपन ने इनको कर लिया। अब जैसे अपन ने यूनियन का वेन आइलर आरेख बनाया था, वैसे ही क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का भी वेन आइलर आरेख बनाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, वेन आइलर आरेख। क्या लिखूंगा, वेन आइलर आरेख, वेन आइलर आरेख। वेन आइलर आरेख बनाइए। आयत से दर्शा दिया यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन है तो कॉमन एलिमेंट आएंगे, भाई सेट काटेंगे एक दूसरे को। तो ए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी का वेन आइलर आरेख। ए इंटरसेक्शन बी में दोस्तों वो एलिमेंट आते हैं जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो ये वाले। ये एलिमेंट आएंगे ए इंटरसेक्शन बी में। तो आप इसको उतारिए। इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए दोस्तों आप। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, तो बीच वाले एलिमेंट आ गए ना जो ए और बी दोनों में कॉमन है, वो किस में हो गए, इंटरसेक्शन में हो गए।
अब क्या करेंगे दोस्तों, अपने वही नोट पॉइंट जो अभी अपन ने पढ़े थे, यूनियन के अंदर पढ़े थे, 3 सेट ABC लेके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखना क्या है, नोट लगा के लिख लो आप। तो यदि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C 3 समुच्चय हैं, तो यदि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C 3 समुच्चय हैं, तो दोस्तों इसको वीडियो को अपन ख़त्म कर रहे हैं, अगले लेक्चर में लिखेंगे यहाँ से। इसके बाद में लाइट वगैरह का इश्यू हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद, इसके साथ मैं इस लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ।